एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज प्रमिला यादव। आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे नेचर ऑफ लर्निंग से रिलेटेड एमसीक्यूज। ये जो लर्निंग का टॉपिक है, अधिगम का टॉपिक, एचटेट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एचटेट में जिस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, सेम उसी पैटर्न पर बेस्ड एमसीक्यूज हैं, हम लेके आए हैं। आज की क्लास में आप सिर्फ एमसीक्यूज नहीं करेंगे, लर्निंग का पूरा टॉपिक आप रिवाइज कर लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, विच स्टेटमेंट अबाउट द नेचर ऑफ लर्निंग इज करेक्ट, यानी अधिगम की प्रकृति के बारे में कौन सा स्टेटमेंट सही है। यहां पर ध्यान रख लीजिएगा, यहां पर करेक्ट पूछा है या इनकरेक्ट पूछा है। आपसे करेक्ट पूछा है। यह एक सार्वभौमिक और निरंतर है, केवल बचपन तक सीमित रहती है, केवल कक्षा में होती है, यह एक उत्पाद है। जब भी आप सीडीपी कर रहे हैं, जहां पर भी आपको केवल ओनली ऑप्शन में दिया हुआ है, उसको बिग नो है, पहले ही आप क्रॉस कर देना। केवल बचपन तक सीमित नहीं रहती। लर्निंग है, ये लाइफ लॉन्ग प्रोसेस होता है, जन्म से लेकर मृत्यु तक चलता रहता है। हम जन्म से ही सीखना शुरू करते हैं और मृत्यु तक कुछ ना कुछ सीखते ही रहते हैं। दूसरी चीज, केवल क्लासरूम में लर्निंग है, सिर्फ और सिर्फ क्लासरूम में नहीं होती है। लर्निंग है क्लासरूम के बाहर भी होती है। हम अपने छोटों से, बड़ों से, अपने दोस्तों से, किसी से भी, कहीं भी और कुछ भी सीख सकते हैं। उसके अलावा यह एक प्रोडक्ट नहीं होता है, ये एक पूरी प्रोसेस होती है। कोई भी चीज़ आप सीख रही हैं तो उस प्रक्रिया में आपने किन किन चीज़ों को ध्यान में रखा। जैसे आप गाड़ी चलाना सीख रहे हैं तो आपने क्लच का ध्यान रखा, ब्रेक का ध्यान रखा, रेस का ध्यान रखा, बैलेंस बनाना सीखा। प्रक्रिया में जब आप कोई भी चीज़ सीख रहे हैं तो वो इम्पोर्टेंट होती है। क्या गलतियाँ की, क्या सही स्टेप्स आपने लिए। तो लर्निंग एक प्रोसेस होती है, प्रोडक्ट नहीं होता। कार चलाना सीखना लर्निंग है। आपको कार चलाना आ गया है, वो लर्निंग नहीं है, वो क्या है, प्रोडक्ट है। तो ये प्रोडक्ट भी नहीं होगा, क्लासरूम में भी नहीं होता, चाइल्डहुड तक नहीं होता। ये यूनिवर्सल और कॉन्टिन्यूस होती है। यूनिवर्सल का मतलब दुनिया के किसी भी कोने का बच्चा हो, या फिर मोस्टली एनिमल्स भी सीखते हैं। तो लर्निंग है वो सभी में होती है, किसी में कम या ज़्यादा हो सकती है। लर्निंग हर कोई करता है और ये कॉन्टिन्यूस यानी लगातार चलने वाली प्रक्रिया होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वाइगोस्की के अनुसार अधिगम किससे विकसित होता है? क्या ये इंडिविजुअल एफर्ट से होता है? वाइगोस्की इंडिविजुअल एफर्ट की बात नहीं करते, इंडिविजुअल की बात करते हैं। जीन पियाजेट हैं, वो इंडिविजुअल एफर्ट्स की बात करते हैं। सोशल इंटरेक्शन एंड कल्चरल एनवायरनमेंट की बात करते हैं। प्रैक्टिस ओनली वाले ऑप्शन तो आप पहले ही हटा दें। जो लर्निंग है सिर्फ प्रैक्टिस से नहीं होती, प्रैक्टिस के साथ साथ एक्सपीरियंस भी होता है और एफर्ट भी होते हैं, यानी अनुभव भी होते हैं, प्रयास भी होते हैं और अभ्यास भी होता है। केवल मैच्योरेशन के कारण नहीं होती, केवल परिपक्वता के कारण नहीं होती, परिपक्वता के साथ साथ लर्निंग के कारण भी बच्चे का डेवलपमेंट होता है। तो वाइगोस्की हैं, उनकी थ्योरी का नाम ही है सोशियो कल्चरल डेवलपमेंट थ्योरी, यानी सोशल और कल्चर। जो वाइगोस्की हैं उनकी थ्योरी में सोसाइटी, कल्चर और लैंग्वेज को इंपॉर्टेंस इन्होंने दी है। तो सोशल इंटरेक्शन यानी सामाजिक संपर्क और सांस्कृतिक वातावरण से बच्चे का डेवलपमेंट है, लर्निंग है वो डेवलप होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिगम के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? अधिगम के बारे में कौन सा जो कथन है वो सही है? लर्निंग इज नॉट अफेक्टेड बाय मोटिवेशन, क्या लर्निंग है वो अभिप्रेरणा से प्रभावित नहीं होती? लर्निंग है बिना मोटिवेशन के हो ही नहीं सकती। जब तक आपका एग्जाम नहीं आता, जब तक आप पढ़ाई नहीं कर सकते। आपको एक टारगेट चाहिए, आपको एक गोल चाहिए जो आपको मोटिवेट करे पढ़ने के लिए। तो मोटिवेशन से तो अफेक्ट होती है, पहला गलत हो गया। लर्निंग अकर ओनली ड्यू टू मैच्योरिटी, अभी हमने बात करी सिर्फ और सिर्फ मैच्योरिटी के कारण लर्निंग नहीं होती है। किसके कारण? एक्सपीरियंस के कारण, एफर्ट के कारण और एक्सरसाइज के कारण लर्निंग होती है। लर्निंग इज इन्फ्लुएंस्ड बाय मोटिवेशन एंड इन्वायरमेंट, मोटिवेशन के कारण भी होती है और इन्वायरमेंट के कारण भी होती है, ये बात बिल्कुल ठीक है। लर्निंग अकर ओनली थ्रू द रीइंफोर्समेंट, लर्निंग सिर्फ और सिर्फ रीइंफोर्समेंट के कारण नहीं होती। अच्छा, आप मुझे ये बताइए, रीइंफोर्समेंट की बात किसने की थी? अगर आपको पता हो तो कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइएगा। रीइंफोर्समेंट की बात किसने की थी? स्कीनर ने की थी। रीइंफोर्समेंट और पनिशमेंट दोनों की बात किसने की थी? स्कीनर ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा अधिगम शैली VAR के मॉडल में शामिल नहीं है? VAR के मॉडल ऑफ लर्निंग किसने दिया था? फ्लेमिंग ने दिया था। और इसमें कौन सा नहीं है? देखो, V से विजुअल है, बिल्कुल है। A से ऑडिटरी है, R से रीडिंग राइटिंग प्रेफरेंस है और नॉलेज इमोशनल नहीं होता। K से होता है काइनेस्थेटिक।
के से मतलब काइनेस्थेटिक यानी गतिक। इसका मतलब क्या है, VAR के मॉडल कहता है कि हर एक बच्चे का सीखने का तरीका अलग होता है, लर्निंग स्टाइल पर इनका मॉडल है। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो देखकर सीखते हैं, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो सुनकर सीखते हैं, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो रीडिंग और राइटिंग करके सीखते हैं, और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो करके सीखते हैं, जो काइनेस्थेटिक हो गया, जो गतिक लर्निंग स्टाइल वाले बच्चे हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेटमेंट अबाउट द लर्निंग इज नॉट करेक्ट। लर्निंग के बारे में कौन सी बात सही नहीं है। पहला है लर्निंग कैन अकर थ्रू आउट द लाइफ, ये तो बात बिल्कुल ठीक है, ये हम बात कर चुके हैं। लर्निंग है वो जन्म से शुरू हो जाती है, बर्थ से शुरू होकर डेथ तक ये चलती रहती है, लगातार चलती रहती है, कॉन्टिन्यूअस चलने वाली प्रक्रिया है। दूसरा है लर्निंग इज इन्फ्लुएंस्ड बाय मोटिवेशन। लर्निंग है अभिप्रेरणा से प्रभावित होती है, बिल्कुल ठीक बात है। देखो डिफरेंस देखना, लर्निंग इज इन्फ्लुएंस्ड बाय ओनली मोटिवेशन नहीं लिखा है इसने, अगर ओनली लिखा होता तो गलत हो जाता, इसने ओनली नहीं दिया, इसने कहा है कि लर्निंग है वो मोटिवेशन से प्रभावित होती है, बात बिल्कुल ठीक है। लर्निंग अकर ओनली ड्यू टू हेरिडिटी, ओनली ड्यू टू हेरिडिटी, क्या सिर्फ आनुवंशिकता के कारण लर्निंग होती है? नहीं, वातावरण का भी रोल होता है, तो ये भी गलत हो गया। लर्निंग रिजल्ट इन बिहेवियर चेंज, लर्निंग है वो बिहेवियर में चेंज यानी व्यवहार में परिवर्तन को हम लर्निंग कहेंगे, तो ये बात बिल्कुल ठीक होगी। लर्निंग है वो बिहेवियर में चेंज के कारण ही होती है, तो यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पे गड़बड़ हो गई है। लर्निंग इज इन्फ्लुएंस्ड बाय ओनली मोटिवेशन, या तो आप इसमें डालिए या फिर आपके दोनों ही ऑप्शन ये ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज लर्निंग यानी अधिगम क्या है। अधिगम क्या है, टेम्परेरी चेंज इन बिहेवियर नहीं, टेम्परेरी चेंज इन बिहेवियर को लर्निंग नहीं कहेंगे। लर्निंग जब भी कहेंगे जब हमारे व्यवहार में परमानेंट चेंज आता है। अगर हमारे व्यवहार में कोई अस्थायी परिवर्तन आया है, फटीग के कारण आया है, इलनेस के कारण अगर कोई व्यवहार में चेंज आ रहा है तो उसको हम लर्निंग नहीं कहेंगे। परमानेंट चेंज इन बिहेवियर ड्यू टू एक्सपीरियंस, बिल्कुल ठीक बात है। अनुभव के कारण जब हमारे व्यवहार में एक स्थायी परिवर्तन आता है तो उसको हम लर्निंग कहते हैं। चेंज ड्यू टू मैच्योरिटी ओनली, सिर्फ और सिर्फ मैच्योरिटी के कारण चेंज को नहीं कहेंगे। फिजिकल ग्रोथ को हम लर्निंग नहीं कहते हैं, ये बात सबको पता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट रिलेटेड टू नेचर ऑफ लर्निंग, यानी अधिगम की प्रकृति से क्या संबंधित नहीं है, नॉट रिलेटेड। लर्निंग इज यूनिवर्सल, लर्निंग सार्वभौमिक है, यानी हर एक, किसी भी देश का, किसी भी कास्ट का, किसी भी सोसाइटी का, किसी भी कल्चर का, हर एक बच्चे में लर्निंग होती है, तो ये क्या है, यूनिवर्सल है, सार्वभौमिक है। लर्निंग अकर ओनली इन स्कूल्स, लर्निंग सिर्फ और सिर्फ स्कूल में नहीं होती, हम पब्लिक प्लेस में भी बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं। हम बैठना, उठना, बैठना, किस तरह से बात करना है, अगर हमारे घर कोई आता है किस तरह से ग्रीट करना है, साइकिल चलाना, ड्राइंग करना, पेंटिंग करना, खाना बनाना सीखना, इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हम स्कूल में नहीं सीखते। स्कूल में हम एकेडमिक्स किताबी ज्ञान लेते हैं, लेकिन बहुत सारी चीज़ें, सोसाइटी के साथ एडजस्ट होना, बड़ों से बातचीत करना किस तरह से, ये हम बाहर से सीखते हैं, क्लासरूम के बाहर से सीखते हैं। तो लर्निंग सिर्फ स्कूल में नहीं होती है। लर्निंग इज इन्फ्लुएंस्ड बाय इन्वायरमेंट, लर्निंग है वो अधिगम से प्रभावित होता है। और लर्निंग इज लाइफ लॉन्ग प्रोसेस, ये लाइफ लॉन्ग यानी जन्म से लेकर मृत्यु तक लर्निंग चलती रहती है, बात बिल्कुल ठीक है। लर्निंग की रेट में डिफरेंस हो सकता है, कभी लर्निंग फास्ट हो सकती है, कभी लर्निंग स्लो हो सकती है। लर्निंग कभी भी रुकती नहीं है, लर्निंग जन्म से लेकर मृत्यु तक चलती रहती है, तो ये बात भी ठीक होगी। लर्निंग है वो इन्वायरमेंट से इन्फ्लुएंस होती है, ये भी बात ठीक होती, केवल स्कूलों में नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अधिगम का मुख्य आधार क्या है। क्या लर्निंग का मुख्य आधार एज है? आय नहीं है, ये आयु होगा। एज है ये मैच्योरेशन का मुख्य आधार है। किसका? मैच्योरेशन। मैच्योरेशन यानी परिपक्वता, उम्र के साथ साथ हमारा डेवलप होना, अनफोल्डिंग ऑफ ट्रेट्स, ये क्या होता है? मैच्योरेशन होता है। एक्सपीरियंस और प्रैक्टिस, बिल्कुल ठीक बात है। अनुभव और अभ्यास, जो लर्निंग है वो किसके कारण होती है? अनुभव के कारण होती है, अभ्यास के कारण होती है और एफर्ट के कारण होती है। जब हम कोई भी काम कर रहे होते हैं तो हम अपने एक्सपीरियंस बनाते हैं, अपने अनुभव बनाते हैं। जैसे हमने बर्फ़ को छुआ तो हमें ठंडा महसूस हुआ, अब हमने अपना एक्सपीरियंस बनाया कि बर्फ़ है ये ठंडी होती है। एक्सरसाइज, जैसे हम कोई भी टॉपिक, मैथ का कोई टॉपिक सीख रहे हैं, हम उसको बार बार क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं तो लर्निंग होती है, हम वो टॉपिक सीख जाते हैं। एफर्ट यानी प्रयास, जब हम कोई भी
काम करते हैं तो हम जो भी प्रयास लगा रहे हैं उसके कारण क्या होती है, लर्निंग होती है। लर्निंग के कारण हमें हैबिट फॉर्मेशन होती है, कोई आदत का निर्माण होता है, नॉलेज आती है, स्किल्स हम सीखते हैं और उसके कारण हमारे व्यवहार में परिवर्तन देखने को मिलता है। फिजिकल ग्रोथ को हम लर्निंग नहीं कहेंगे। हेरिडिटी भी लर्निंग का मुख्य आधार नहीं होता। अगर यहाँ पर वातावरण दिया हुआ होता तो वातावरण है वो लर्निंग का आधार हो सकता था, क्योंकि लर्निंग है वो एनवायरनमेंट में ही होती है। जब बच्चा अपने आसपास की चीज़ों के साथ, आसपास के लोगों के साथ इंटरेक्ट करता है तो लर्निंग होती है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब पूर्व अधिगम नए अधिगम को सहायता करता है तो उसे क्या कहते हैं? ये ट्रांसफर ऑफ लर्निंग से क्वेश्चन है। ट्रांसफर ऑफ लर्निंग की बात किसने की थी? थॉर्नडाइक साहब ने की थी। थॉर्नडाइक कहते हैं कि बच्चे में लर्निंग का ट्रांसफर 3 तरीके से होता है। अच्छा, ट्रांसफर ऑफ लर्निंग क्या होता है? एक जगह से सीखा हुआ ज्ञान दूसरी जगह पर यूज करना ट्रांसफर ऑफ लर्निंग कहते हैं। साइकिल चलाना आपने सीखा तो आपने बैलेंस बनाना सीखा, उसका ज्ञान आप बाइक सीखने में, स्कूटी सीखने में कर रहे हैं, तो ये क्या है? ट्रांसफर ऑफ लर्निंग है। पॉजिटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग, नेगेटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग और जीरो ट्रांसफर ऑफ लर्निंग, 3 टाइप के ट्रांसफर की बात की थी। तो ये क्या कह रहे हैं? जब पूर्व ज्ञान है अधिगम में सहायता करेगा तो वो पॉजिटिव ट्रांसफर होगा। अगर पहले से सीखा हुआ ज्ञान एब्स्ट्रैक्ट ऑब्स्टिकल पैदा कर रहा है तो वो नेगेटिव ट्रांसफर होगा। और पहले से सीखा हुआ ज्ञान जब नए ज्ञान में ना तो पॉजिटिव और ना तो नेगेटिव कोई इन्फ्लुएंस नहीं कर रहा है तो वो जीरो ट्रांसफर ऑफ लर्निंग होता है। नेक्स्ट देखिए, विच स्टेटमेंट करेक्ट अबाउट रिगार्डिंग लर्निंग? लर्निंग के बारे में कौन सी स्टेटमेंट सही है? लर्निंग डू नॉट डिपेंड अपॉन मोटिवेशन, ये तो हम डिस्कस कर चुके हैं। लर्निंग है वो अभिप्रेरणा पर बेस्ड होती है। लर्निंग के लिए जो सबसे पहली आवश्यकता है वो मोटिवेशन ही है, अभिप्रेरणा ही है। मोटिवेशन के बिना कोई लर्निंग नहीं होती है। तो यहाँ पर मोटिवेशन ये तो गलत हो गया। लर्निंग अकर ओनली इन फॉर्मल सिचुएशन। फॉर्मल सिचुएशन का मतलब सिर्फ क्लासरूम सेटअप में लर्निंग होती है कि जहाँ पर टीचर पढ़ा रहा होता है और बच्चे पढ़ रहे होते हैं, क्या सिर्फ वहाँ पर लर्निंग होती है? वहाँ पर किताबी ज्ञान बच्चों को जरूर दिया जाता है, लेकिन उससे हटकर भी बच्चा क्लासरूम के बाहर भी बहुत सारी चीज़ें सीखता है। जैसे मैंने अभी आपको एग्जाम्पल के बारे में बताया कि हम लोगों से किस तरह से बिहेव करना है, हम नई सोसाइटी में जा रहे हैं वहाँ पर लोगों के साथ किस तरह से इंटरेक्ट करना है, अगर हम लाइब्रेरी में जा रहे हैं हमें किस तरह से चुपचाप चेयर निकाल कर वहाँ पर बैठना है, ज़्यादा शोर शराबा नहीं करना है, हॉस्पिटल में हमें किस तरह से बिहेव करना है, ये सब चीज़ें बच्चा बाहर पब्लिक प्लेस में जब लोगों के साथ इंटरेक्ट करता है तो सीखता है। तो सिर्फ फॉर्मल सेटअप में ही लर्निंग नहीं होती है। लर्निंग इज इन्फ्लुएंस्ड बाय मोटिवेशन एंड इन्वायरमेंट। लर्निंग है वो मोटिवेशन और इन्वायरमेंट से इन्फ्लुएंस होती है, ये बात बिल्कुल ठीक है। लर्निंग हैपन विदाउट बिहेवियरल चेंज। जहाँ पर बिहेवियरल चेंज होंगे तो वहाँ पर लर्निंग होगी। अगर व्यवहार में चेंज नहीं आया इसका मतलब वहाँ पर लर्निंग नहीं हुई। और अगर व्यवहार में टेम्परेरी चेंज आए हैं, अस्थायी चेंज आए हैं, तो भी उसे हम लर्निंग नहीं कहेंगे। लर्निंग के लिए परमानेंट चेंज का होना जरूरी है। तो ये भी गलत हो गया। तो हमारा ठीक क्या है? ऑप्शन सी ठीक है। अधिगम है वो प्रेरणा और पर्यावरण से प्रभावित होता है। नेक्स्ट देखिए, हु प्रपोज ट्रायल एंड एरर थ्योरी, यानी प्रयास और त्रुटि का सिद्धांत है, किसने दिया था? कई बार एचटेट में फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेता है। तो आपको ट्रायल एंड एरर थ्योरी किसने दी थी? थॉर्नडाइक ने दी थी, याद रखिएगा। थॉर्नडाइक का एक्सपेरिमेंट किस पर था? कैट पर इनका एक्सपेरिमेंट था, भूखी बिल्ली पर इन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट किया था। और इनकी थ्योरी को क्या कहते हैं? स्टिमुलस रिस्पॉन्स बॉन्ड थ्योरी भी कहते हैं। थॉर्नडाइक कहते हैं कि पहले आप ऑर्गेनिज्म को स्टिमुलस दिखाएं, स्टिमुलस देखकर, फिश को देखकर जो बिल्ली है उसने प्रतिक्रियाएं देना शुरू किया था, इसीलिए इसको SR बॉन्ड थ्योरी भी कहा जाता है, कनेक्शनिज्म थ्योरी भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक विद्यार्थी बिना प्रयास और त्रुटि के अचानक समस्या का समाधान समझ जाता है तो इसे क्या कहते हैं? ट्रायल एंड एरर थ्योरी किसने दी थी? थॉर्नडाइक ने दी थी। ट्रायल एंड एरर थ्योरी को रिजेक्ट करो किसने किया था? वो इन्हीं ने किया था। ये कहते हैं कि जो लर्निंग है वो सिर्फ ट्रायल और एरर के कारण नहीं होती। जब बच्चा कोई समस्या का समाधान ढूंढ रहा होता है तो अचानक से उसके माइंड में सॉल्यूशन आता है तो उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम इनसाइट लर्निंग कहते हैं, उसको हम अंतर्दृष्टि
अधिगम कहते हैं। अंतर्दृष्टि अधिगम का सिद्धांत किसने दिया था? कोहलर ने दिया था। किसने दिया था? कोहलर ने दिया था। और कोहलर का जो एक्सपेरिमेंट था वो किस पर था? एक चिंपांजी पर था। कोहलर है, ये गेस्टाल्ट स्कूल ऑफ साइकोलॉजी से बिलोंग करते हैं। ये कहते हैं कि पहले आप बच्चे के सामने एक संपूर्ण समस्या को पेश कीजिए, संपूर्ण से वूहुल से पार्ट्स की तरफ जाएंगे। बच्चा जब कोई भी प्रॉब्लम को देखता है तो वो वूहुल के रूप में देखता है, पार्ट्स के रूप में नहीं देखता है। ये कहते हैं कि बच्चा जब किसी समस्या का समाधान ढूंढ रहा होता है तो अचानक से उसके माइंड में उसका सॉल्यूशन आता है, उसको हम आहा मोमेंट कहते हैं, उसको हम यूरेका मोमेंट कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु प्रपोज द क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी, यानी शास्त्रीय अनुबंध का सिद्धांत किसने दिया था? सबसे पुरानी थ्योरी है लर्निंग की। किसने दी थी? पावलोव ने दी थी। किसने? पावलोव ने दी थी। और पावलोव का एक्सपेरिमेंट किस पर था? डॉग पर था। ये स्टिमुलस और रिस्पॉन्स के बीच में बॉन्डिंग बनाने की बात करते हैं। स्टिमुलस, यहाँ पर दो स्टिमुलस, एस बॉन्ड थ्योरी भी इसे कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? एस बॉन्ड थ्योरी, SR नहीं, एस बॉन्ड थ्योरी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर दो स्टिमुलस के बीच में बॉन्डिंग करवाई जाती है, अनुबंध करवाया जाता है। अगर आपको थॉर्नडाइक की थ्योरी, पावलोव की थ्योरी, स्किनर की थ्योरी कहीं भी डाउट है तो मैंने मेरे चैनल पे बहुत डिटेल में ये तीनों थ्योरी बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर रखी है, आप वहाँ जाकर देख सकते हैं। तो क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी है, किसने दी थी? पावलोव ने दी थी। पावलोव का एक्सपेरिमेंट डॉग पर था। दो स्टिमुलस को आपस में बॉन्ड कराने की बात की जाती है। ये सबसे पुरानी थ्योरी थी, इसीलिए इसको शास्त्रीय अनुबंध का सिद्धांत कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक शिक्षक पहले जोड़ और बाद में घटा करना सिखाता है। छात्र घटा को आसानी से समझ जाते हैं क्योंकि पहले से ही जोड़ जानते थे। यह किसका उदाहरण है? पहले से सीखा हुआ ज्ञान जब बच्चे को नया ज्ञान सीखने में मदद करता है तो उसको कौन सा ट्रांसफर ऑफ लर्निंग कहते हैं? अभी हमने डिस्कस किया था, पॉजिटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग कहते हैं, सकारात्मक स्थानांतरण कहते हैं। जब पहले से सीखा हुआ ज्ञान बच्चे को नया ज्ञान सीखने में ऑब्स्टेकल पैदा करे तो वहाँ नेगेटिव ट्रांसफर होता है। जैसे एग्जाम्पल आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। जीरो ट्रांसफर क्या होता है? पहले से सीखा हुआ ज्ञान आपको नए ज्ञान में कोई भी ऑब्स्टेकल पैदा नहीं करता। जैसे इंग्लिश में सीखा हुआ ज्ञान आपको SS सीखने में कोई भी ऑब्स्टेकल पैदा नहीं करता। तो ये क्या है? जैसे आप कुकिंग सीख रहे हैं, कुकिंग का ज्ञान आपको साइकिल चलाना सीखने में कोई भी डिफरेंस पैदा नहीं कर रहा, कोई भी हेल्प भी नहीं कर रहा, कोई नेगेटिव इम्पैक्ट भी नहीं डाल रहा, तो वो जीरो ट्रांसफर ऑफ लर्निंग होता है। तो इसका आंसर क्या होगा? पॉजिटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु प्रपोज द ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी। ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी किसने दी थी? ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी का दूसरा नाम है इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग थ्योरी, जो किसने दी थी? स्किनर ने दी थी। जो किसकी बात करते हैं? रीइंफोर्समेंट की। रीइंफोर्समेंट और पनिशमेंट की बात किसने की थी? तो वो स्किनर साहब ने की थी। स्किनर क्या कहते हैं कि बच्चा कोई भी एक्टिविटी दोहराएगा या नहीं दोहराएगा वो उस एक्टिविटी के कॉन्सिक्वेंसेस पर बेस्ड होता है। अगर उसे रीइंफोर्समेंट मिला, यानी अगर उसे प्रोत्साहन मिला, उसको प्रशंसा मिली, उसको टॉफी चॉकलेट इनाम मिला, तो बच्चा उस काम को रिपीट करेगा। और अगर उसे पनिशमेंट मिला, दंड मिला, तो बच्चा उस काम को रिपीट नहीं करेगा। इस थ्योरी को रिस्पॉन्स स्टिमुलस बॉन्ड थ्योरी भी कहा जाता है। मैंने तीन ही चीजें बताई, पावलोव को SS बॉन्ड थ्योरी, स्किनर को RS बॉन्ड थ्योरी, क्योंकि ये पहले रिस्पॉन्स की बात करते हैं फिर स्टिमुलस दिखाया जाता है, और थॉर्नडाइक है SR बॉन्ड थ्योरी, पहले आप ऑर्गेनिज्म को स्टिमुलस दिखाएं तो वो रिस्पॉन्स करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब कोई भी शिक्षार्थी एक मॉडल का अवलोकन करता है और व्यवहार का अनुकरण करता है तो इस सीखने को क्या कहा जाता है? कोई भी मॉडल है, जैसे आपका भी कोई फेवरेट हीरो होगा, आजकल इन्फ्लुएंसर भी बहुत चल रहे हैं, कोई भी एक फेवरेट इंसान होता है जिसकी हेयर स्टाइल को आप कॉपी कर रहे हैं, जिसके ड्रेसिंग सेंस को आप कॉपी कर रहे हैं, जिसका आप चलने का स्टाइल आप कॉपी कर रहे हैं। तो ये जो कॉपी किया जा रहा है ये कौन सी लर्निंग है? ट्रायल एंड एरर नहीं है, भूल और प्रयास का सिद्धांत नहीं है कि बच्चा बार बार गलती करेगा और उन गलतियों से एक बार वो सही सॉल्यूशन ढूंढ लेगा तो वो लर्निंग होगी नहीं। क्लासिकल कंडीशनिंग, यहाँ पर दो स्टिमुलस, दो उद्दीपक के बीच में बॉन्डिंग की बात कराई जाती है।
ऑब्जर्वेशनल लर्निंग, अवलोकन करके सीखना। आप किसी को देखकर उसकी पर्सनैलिटी से जब आप इन्फ्लुएंस होकर जिस तरह से वो बिहेव कर रहा है उसी तरह से आप बिहेव करने की कोशिश करते हैं, तो ये आपका ऑब्जर्वेशनल लर्निंग होता है। इनसाइट लर्निंग, सडन सॉल्यूशन ऑफ प्रॉब्लम, जब आपके दिमाग में किसी भी समस्या का अचानक से समाधान आता है, वो इनसाइट लर्निंग होती है। ट्रायल एंड एरर थ्योरी किसने दी? थॉर्नडाइक ने दी। क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी किसने दी? पावलोव ने दी। ऑब्जर्वेशनल लर्निंग की बात कौन करते हैं? बेंडूरा करते हैं। और इनसाइट लर्निंग थ्योरी किसने दी? गेस्टाल्ट स्कूल ऑफ साइकोलॉजी से किसने? कोहलर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये तो हमने बता दिया आंसर आपको। हु प्रपोज द इनसाइट लर्निंग थ्योरी? इनसाइट लर्निंग थ्योरी यानी अंतर्दृष्टि अधिगम का सिद्धांत किसने दिया था? कोहलर ने दिया था। अच्छा, आप ये बताना, गेस्टाल्ट स्कूल ऑफ साइकोलॉजी के फाउंडर किसे कहा जाता है? कमेंट करके बताइएगा, मैं ही बता देती हूँ, वर्देमर को कहा जाता है। गेस्टाल्ट स्कूल ऑफ साइकोलॉजी के 3 साइकोलॉजिस्ट हैं। कौन कौन से? वर्देमर को फादर ऑफ गेस्टाल्ट स्कूल ऑफ साइकोलॉजी कहा जाता है, कोफका और कोहलर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुनर्बलन का सिद्धांत किससे संबंधित है? रीइंफोर्समेंट थ्योरी किससे रिलेटेड है? रीइंफोर्समेंट थ्योरी है, वो मैंने अभी आपको बताया किसकी थ्योरी थी? स्किनर की थ्योरी थी। स्किनर की थ्योरी का क्या नाम है? ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी, क्रियात्मक अनुबंध का सिद्धांत या इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग थ्योरी। और जो ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी है ये किस पर बेस्ड है? ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी है थॉर्नडाइक के लॉ ऑफ इफेक्ट पर बेस्ड है, प्रभाव के नियम पर बेस्ड है। प्रभाव का नियम क्या कहता है कि बच्चा कोई भी काम को रिपीट करेगा या नहीं करेगा, ये उसके कॉन्सिक्वेंसेस पर बेस्ड होता है, उसके परिणाम पर बेस्ड होता है। जब बच्चे ने कोई भी काम किया, अगर उसके परिणाम अच्छे रहे, बच्चे को रीइंफोर्समेंट मिला, तो बच्चा उस काम को रिपीट करेगा। लेकिन जब बच्चे ने कोई एक्टिविटी की, उसका परिणाम बुरा रहा, बच्चे को दंड मिला, तो बच्चा उस काम को रिपीट नहीं करेगा। ये है लॉ ऑफ इफेक्ट। थॉर्नडाइक ने 3 लॉ दिए थे, लॉ ऑफ एक्सरसाइज, लॉ ऑफ इफेक्ट एंड लॉ ऑफ रेडिनेस। तो रीइंफोर्समेंट थ्योरी जो ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी है, ये किस पर बेस्ड है? थॉर्नडाइक के लॉ ऑफ इफेक्ट पर बेस्ड है। तो इंपॉर्टेंट थ्योरी है, ये स्क्रीनशॉट आप ले लीजिएगा, आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ये मैं अभी आपको बता भी चुकी हूँ। ट्रायल एंड एरर थ्योरी किसने दी थी? एडवर्ड थॉर्नडाइक ने दी थी। एडवर्ड थॉर्नडाइक को एजुकेशनल साइकोलॉजी के भी फादर कहा जाता है। क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी किसने दी थी? इवान पावलोव ने दी थी। उसके बाद ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी किसने दी है? बीएफ स्किनर ने दी है। और इनसाइट लर्निंग थ्योरी है, ये किसने दी है? कोहलर ने दी है। तो ये आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, क्योंकि डायरेक्ट एस्टेट में कई बार इजी क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट साइकोलॉजी नहीं पूछी जाती है। आप साइकोलॉजी को अगर रटोगे तो आपको डिफिकल्ट लगेगी, इसको आप आराम से बैठकर एक बार समझ लीजिए। और इसके एमसीक्यू जहाँ पर भी आपको मिलते हैं, जिससे भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, जितने ज़्यादा आप एमसीक्यू प्रैक्टिस करेंगे, सीडीपी आपकी उतनी ही स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। तो ये थे आपके 20 क्वेश्चन जो आज हमने डिस्कस किए लर्निंग से रिलेटेड। होपफुली आपको समझ आए होंगे। अगर आपको अच्छे लगे हैं तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर से। थैंक यू वेरी मच।